स्टार्ट करते हैं मैकेंजीज का मॉडल। जी बच्चों, बेसिकली मैकेंजीज का जो फर्स्ट पब्लिश मॉडल है वो है 1981 का। थोड़ा सा सिनेरियो समझ जाएंगे तो फिर आपको इसे समझने में और ज़्यादा आसानी रहेगी कि जो सिनेरियो इसका वो ये है कि आप अगर देखते हैं ईयर 1940 से ऑनवर्ड, पर्टिकुलरली जब जापान वर्ल्ड वार में हार जाता है अमेरिका से, तो जापानीज से डिमांड किया जाता है तवाने जंग, और जापानीज उस तवाने जंग को अदा करने की पोजीशन में नहीं होते, क्योंकि जिस प्रोडक्ट पे मेड इन जापान लिखा वो कोई ख़रीदता नहीं था। नतीजा ये हुआ कि अमेरिकन के जहन में ये आइडिया आया कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि जापानीज़ की जो क्वालिटी है प्रोडक्ट्स की वो इम्प्रूव की जाए। तो उसके ऊपर क्वालिटी पे रिसर्च शुरू हो गई। ये अमेरिका की मशहूर लैब है जिसको हम बेल लैब कहते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ पे की गई। तो डॉक्टर डेमिंग नाम के एक स्टैटिस्टिशियन थे जो कि लेटर ऑन जापान गए, और जापान में एक लंबा अरसा उन्होंने फिर गुजारा। हालांकि उनकी जो बेस है वो अमेरिकन थी, लेकिन वो चले गए जापान। जापानीज़ ने उन्हें बहुत रिस्पेक्ट भी दी, उनसे सीखा भी, लर्न भी किया, और नतीजा ये हुआ कि जापान क्वालिटी इम्प्रूव करता 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 एक ऐसे ट्रैक पे पहुंच गया कि फिर टोयोटा, होंडा और फिर सोनी और फिर नंबर ऑफ ब्रांड्स उन्होंने ला के रख दिए, मित्सुबिशी, सो नंबर ऑफ ब्रांड्स ला के रख दिए जिनकी क्वालिटी जो है वो बहुत बेहतर थी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में। अब वो जो अमेरिकन का आइडिया था वो उन्हीं के पीछे पड़ गया कि उन्होंने सिखाया था अपना तवाने जंग वसूल करने के लिए, और अपनी जो है डोमिनियन स्टेट या अपनी कॉलोनी को मुआशी तौर पे बेहतर करके फ़ायदा उठाने के लिए। अब वो कॉलोनी जो है मुआशी तौर पे इतनी बेहतर हो गई, या इतनी बेहतर हो गई कि वो अमेरिकन को भी से भी आगे खड़े हो गए जाकर। तो अब रिसर्च शुरू हो गई या बातें शुरू हो गई कि क्या मैनेजरियल टेक्निक्स हैं या क्या मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स हैं जो जापानीज़ और अमेरिकन के दरमियान मुख्तलिफ हैं, जिसकी वजह से जापानीज़ बेहतर हैं और उनकी सेल ज़्यादा पूरी दुनिया में। उस असना में बहुत सारी एफ़र्ट्स की गई हैं, और मैकेंजीज भी बज़ाहिर तौर पे इसी तरह की एक एफ़र्ट नज़र आती। वो कहता है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ द फैक्टर्स वी फाउंड इन द इन्वायरमेंट। वन ऑफ द फैक्टर्स आर वी कॉल्ड हार्ड फैक्टर्स, जो जल्दी तब्दील नहीं होते, और सेकेंड ऑफ देम आर कॉल्ड सॉफ्ट फैक्टर्स। ठीक होगी बात? मोइस बेटे, ये जो होंडाई आपने लिखा है बेटा, ये कोरिया का है। होंडाई सेंट्रो वगैरह ये कोरिया का है। अच्छा हाँ, ये ठीक है कि टेक्नोलॉजी इन्होंने उनसे काफ़ी बारो की हुई है जापानीज से, लेकिन ये बेस इनकी कोरियन है, इनकी होंडाई की भी, डायवो की भी। अच्छा, तो हार्ड फैक्टर्स हैं ये इसके अंदर, और सॉफ्ट फैक्टर्स। जो हार्ड फैक्टर्स हैं उसके अंदर एक तो स्ट्रेटजी है। हार्ड का मतलब जाहिर है कि इट इज़ नॉट अ चेंज ऑफ एवरी डे, ये हर रोज़ चेंज नहीं हो सकता। ये जब भी बनेंगे ये लंबे अरसे के लिए होंगे, जिसके अंदर किसी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी है, उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके प्लान्स हैं, तो वो कहता है ये हार्ड फैक्टर है। इट टेक्स टाइम, इसके लिए रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, फंक्शंस चाहिए होते हैं, तो इसके लिए वक्त लगता है। दूसरी चीज़ है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है? यू नो वेरी वेल, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जो एलोकेट करता है अथॉरिटी को और टास्क को, और ये प्लान के अंडर होता है कि जो चीज़ आपने बनानी होती है आप स्ट्रक्चर भी वैसा ही बनाते हैं, और ये इंश्योर करता है कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन को, कि आप फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, आप डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, तो ये भी ज़रा हार्ड फैक्टर है। तो जो पहला फैक्टर है गोल्स, जाहिर है वो तो टॉप लेवल पे डिसाइड होता है, और हम पहले ही जानते हैं कि जो गोल्स हैं ये 3 से 5 ईयर होती है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, तो ये तो ऊपर वाले लेवल पे डिसाइड होती है, लिहाजा ये काफ़ी हार्ड फैक्टर होते हैं। और ये बेस करते हैं किसके ऊपर? आपके स्ट्रक्चर उसके ऊपर बेस करता है, लिहाजा वो भी लॉन्ग टर्म हो जाता है, और उसी की बुनियाद पे आप अपने रिसोर्सेज को और सिस्टम को लेके चलते हैं, यानी आप अपने सिस्टम को चलाते हैं
प्रोसीजर्स को बनाते हैं कि कोई काम करने का प्रोसीजर क्या होगा, पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप क्या होगा। इसी की बुनियाद पे आप अपना इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाते हैं और इन चीज़ों को रन करते हैं। अब ये तीन फैक्टर हार्ड हैं, एक हिकमत अमली जिसे आपने स्ट्रेटजी कहा, और एक स्ट्रक्चर जो उनका बुनियादी तौर पे ढांचा है जिसके ऊपर कौन किसका सीनियर है, कौन जूनियर है, किसके पास कौन सी अथॉरिटी है, और तीसरा सिस्टम है जो कि तरतीब है, सीक्वेंस ऑफ डूइंग एक्टिविटीज़ एंड प्रोसेस है। तो ये तीन चीज़ें जो है हार्ड है। बाकी जो सॉफ्ट फैक्टर हैं इसके अंदर, सॉफ्ट फैक्टर्स के अंदर जो फैक्टर्स आते हैं वो हैं आपके जिसके अंदर आपकी वैल्यूज़ हैं, आपकी लॉयल्टी है, मोटिवेशन है, नंबर्स हैं, पे रेट है, वर्किंग कंडीशंस हैं, करियर एडवांसमेंट है। चूँकि ये ज़्यादा अफराद पर बेस करते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ पीपल काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग के क्या हालात है, मोटिवेशन कभी अप एंड डाउन होती रहती है, तो ये सॉफ्ट फैक्टर्स हैं। इसका मतलब है ये जल्दी चेंज हो जाते हैं, हम इन्हें जल्दी चेंज कर सकते हैं। तो हमने हार्ड फैक्टर को अलग कलर दिया और सॉफ्ट फैक्टर को अलग दिया। अब उसके बाद आगे आ जाती है स्किल्स। स्किल्स ऑफ की पर्सोनल्स, व्हाट दे कैन डू एंड व्हाट दे डू बैडली। क्या वो सही करते हैं, क्या वो गलत करते हैं, उनके पास स्किल्स किस तरह की, कौन सी स्किल्स हैं और कौन सा शॉर्टेज है उनके पास। उनका सोचने का, ये कल्चर का स्टाइल्स क्या है, नॉर्म्स क्या है, ये भी हम पढ़ गए हैं, स्टाइल्स एंड नॉर्म्स। और उनकी शेयर्ड वैल्यूज़ क्या है, क्या वो कस्टमर को सपोर्ट करते हैं, प्रॉफिट जनरेट करते हैं, कम्युनिटी के लिए कुछ डिलीवर करते हैं, नहीं करते, ये उनकी सॉफ्ट वैल्यूज़ हैं। अब जो हार्ड फैक्टर है वो तो ज़ाहिर है हार्ड है, लेकिन जो सॉफ्ट फैक्टर है वो फ़र्द पर या अशखास पर मुश्तमिल है, वो ग्रुप और टीम्स पर मुश्तमिल है। तो आप ख़ुद मानेंगे कि ये वो चीज़ें हैं जो डॉक्यूमेंटेड है। चूँकि डॉक्यूमेंटेड है, ये ब्लैक एंड वाइट है, ये डॉक्यूमेंटेड है, ये ब्लैक एंड वाइट है, ये जल्दी ना तो बनती है ना चेंज होती। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी ह्यूमन पे बेस करती हैं और ह्यूमन की ग्रुप बंदी पे बेस करती हैं, ह्यूमन की टीम से बेस करती हैं। लिहाजा ये सॉफ्ट फैक्टर है, ये इंसानों पर मुश्तमिल है, कितने इंसान हैं मोटिवेटेड हैं, डीमोटिवेटेड हैं, इनके पास कौन सी स्किल्स हैं, कौन सी स्किल्स नहीं हैं, और इनका स्टाइल क्या है, ये एक दूसरे की कैसे मदद करते हैं, इनका कल्चर क्या है, और इनकी शेयर्ड वैल्यूज़ क्या है, ये कस्टमर सपोर्ट करते हैं नहीं करते, अपने मिशन को सही समझते हैं नहीं समझते। तो ये वो वैल्यूज़ हैं जो कि सॉफ्ट हैं। अब इसके ऊपर आपने ज़्यादा भी टाइम नहीं खपाना, मैं आपको सिर्फ इसके ऊपर एक बात बताऊंगा कि उसने ये कंक्लूड किया है कि जो यूएस मैनेजर हैं दे आर मोर फोकस्ड ऑन स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर एंड सिस्टम। ये ज़्यादातर उन वेरिएबल्स की तरफ जाते हैं जिनको बदलना इतना आसान नहीं होता, जबकि वो देखते हैं कि जो जापानीज़ मैनेजर हैं, ठीक है, वो ज़्यादा फोकस किस पे करते हैं, वो ज़्यादा फोकस करते हैं कि जो लोग हमारे पास टोयोटा या होंडा में आए हैं उनके फैमिली नीड पूरे होने चाहिए, उनको लाइफ टाइम इंगेज किया। आप बहुत कम सुनेंगे कि एक टोयोटा का एम्प्लॉय निकला, होंडा ट्रांसफ़र हो गया या मित्सुबिशी से इधर उधर चला गया, आपस में कोऑर्डिनेशन से वो शेयर करते हो तो करते हो। वो एम्प्लॉई को ये कहते हैं कि एक दफ़ा तुम हमारे पास आ गए तो तुम्हारे गम, तुम्हारे जो हैं बच्चों का ख़र्चा, तुम्हारी बीवियों का ख़र्चा, तुम्हारे जितने भी मसाइल हैं वो हमारे, तुम सिर्फ हमारी टेंशन लो, तुम सिर्फ हमारी फ़िक्र करो। लिहाजा वो जो चीज़ देखते हैं वो हमेशा क्या देखते हैं कि दे विल गो फॉर डैट। इसलिए जो मैकेंजे है इसने क्यों ये बात की, उसने कहा जी कि जो अमेरिकन है ना उनकी आदत है कि वो स्ट्रक्चर और स्ट्रेटजी और इसके पीछे लगे रहते हैं, जबकि वो इग्नोर कर जाते हैं जो सॉफ्ट फैक्टर्स हैं कि स्किल, स्टाइल और स्टाफ को बदला जा सकता है। जापानीज़ इसके ऊपर बहुत काम किया। जापानीज़ ने अपने एम्प्लॉयज़ को ये कल्चर दिया है कि अगर, अच्छा, इवन चाइनीज़ को ये कल्चर दिया है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं और इस टाइम मैं जाके आपको बुलाता हूँ या आपसे कोई बात करता हूँ, वो नाराज़ हो जाएगा, वो कहेगा यू नो वेरी वेल मैं अपना काम कर रहा था, तुमने उस वक्त मुझे आगे बुलाया, अगर उस वक्त वो पेंच मैं ढीला छोड़ देता या मैं वो नट बोल्ट गलत कस देता तो वो टोयोटा की गाड़ी जब बाहर जाती तो क्या होता, वो तो हमारे ऊपर उल्टा। तो वो अपने काम को काम नहीं, वो अपने काम को इबादत समझते हैं।
वो अपने काम को जो है अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी समझते हैं। नतीजा ये है कि वो स्किल्स के एतबार से, स्टाइल्स के एतबार से, स्टाफिंग के एतबार से, शेयर्ड वैल्यूज़ के एतबार से इम्प्रूव कर गए। ये वजह है कि कोई इंसान अपने काम में गलती छोड़ता ही नहीं। और मैकेंजेस कहता है कि जो अमेरिकन मैनेजर्स हैं वो ज़्यादातर स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर और सिस्टम में खपे रहते हैं, चूँकि फ्रेडरिक टेलर ने उन्हें सिखाया ये था, ठीक है जी, और मिंट्सबर्ग ने उन्हें सिखाया ये था। लेकिन जब जी ओची की बारी आई और नए मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स की बारी आई, तो उन्होंने सॉफ्ट वेरिएबल्स को बहुत ज़्यादा अच्छा शफल किया है। और नतीजा ये है कि वहाँ पर बाकी सारी चीज़ें फॉर्मल हैं, लेकिन एम्प्लॉई के साथ जो ट्रीटमेंट है वो लाइफ टाइम है, लाइफ लॉन्ग उसकी जॉब है, उसको जॉब सिक्योरिटी है, उसका सोशल बेनिफिट है, उसके बाकी मामला प्रोटेक्टेड हैं, और उसको जो है वो एक फैमिली इन्वायरमेंट दिया जाता है। तो ये वो बातें थी जिसके लिए उसने इनको क्लासिफाई किया था कि ये जो ऊपर वाले फैक्टर हैं ये हार्ड फैक्टर हैं, इनको चेंज करना भी मुश्किल है, और तुम वहाँ टक्कर मारते हो इसको बदलना ज़रा मुश्किल है। और जबकि जो सॉफ्ट फैक्टर हैं, जो आसानी से बदल के हम पूरी स्टोरी चेंज कर सकते हैं, वो तुम बदलते नहीं हो। और इसमें हैरान भी वो क्यों है, क्योंकि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर इनसाइड जापान था जब उन्होंने इसको विन किया, तो वो तो सारी थ्योरी और कॉन्सेप्ट वो खुद देकर आए थे, लिहाजा वो हैरान थे कि स्ट्रक्चर सिस्टम तो हम देकर आए इन्हें, तो ये कैसे इम्प्रूव कर गए इतना। तो पता ये चला कि उन्होंने उन चीज़ों को चेंज ही नहीं किया, दे वर्कड ऑन द सॉफ्ट फैक्टर, उन्होंने सॉफ्ट फैक्टर्स पे ज़्यादा काम किया, जहाँ से उन्होंने टोयोटा बनाई, फिर उन्होंने होंडा, फिर मित्सुबिशी की गाड़ियाँ, और फिर उसके बाद उन्होंने बना दिया लक्सिस की कार जो मर्सिडीज़ और BMW से भी कम्पीट कर रही है। तो ये बच्चों जो है आपकी कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है। क्या ये आपको समझ आई है बच्चों? अगर समझ आई है तो जी लिख कर एंटर कर दें। क्या ख्याल है? शाबाश, मुआज, आसन, प्लीज़। अच्छा बच्चों, अब एक चीज़ और ज़रा ख्याल रखिएगा कि यहाँ पर ज़्यादा लंबी चौड़ी डिटेल की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने इनको टू दी पॉइंट रखा है। आपने भी इन्हें टू दी पॉइंट याद रखना है। क्यों? कि देखिए एग्जामिनर का एक सवाल देखिए, ब्रीफली डिस्कस द 3 एट्रीब्यूट ऑफ हाईली चेंज अडॉप्टेड ऑर्गेनाइजेशन, के इसके 3 एट्रीब्यूट लिख दीजिए जो कि हाईली चेंज अडॉप्ट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। तो हाईली चेंज अडॉप्ट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन के 3 एट्रीब्यूट ये तो हम लिख ही लेंगे कि हमेशा दे विल इनोवेटिव, दे आर क्रिएटिव, दे आर डेमोक्रेटिक, दे आर लीडरशिप ओरिएंटेड, ये तो आप कर लेंगे। यहाँ पे देखिए सवाल, ह्यूमन रिसोर्स फंक्शंस ऑफ शियान लिमिटेड हैज़ आउटसोर्स टू द टैलेंट हंट लिमिटेड, कि इन्होंने टैलेंट हंट लिमिटेड को आउटसोर्स कर दिया अपने कुछ फंक्शन। हाउएवर द मैनेजमेंट ऑफ एसएल इज़ नॉट प्लीज्ड with some newly hired personnel recruited on recommendation of THL. Further contract with the THL expired in 2 months. THL demanded 20% increase in the fee of renewal of the contract. The management of SL is considering not to renew the contract with THL and intend to establish in-house human resource function. हुआ क्या है? स्टोरी ये कि जो एसएल है शियान लिमिटेड, इनका अपना ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन है ही नहीं। ये क्या करते हैं, इन्होंने एक एजेंसी हायर की हुई है THL, इससे ये हायरिंग के लिए इन्होंने जिम्मेदारी लगाई हुई है कि आपने हमारे वर्कर हायर करने। अब इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है, लेकिन ये अगले कॉन्ट्रैक्ट पे 25% अपनी फ़ी में इजाफा कर रहे हैं, और ये चीज़ जो है ये शियान लिमिटेड को कबूल नहीं है, और वो अपना HR इन हाउस फंक्शन बनाने जा रहे हैं कि अब इनकी ज़रूरत ही नहीं, हम अपना ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन डेवलप कर लेते हैं। कहते हैं आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली डिस्कस 7 फैक्टर मेंशन इन 7S मॉडल प्रेजेंटेड बाय मैकेंजे विद एसएल नाउ कंसीडरिंग वाइल इम्प्लीमेंटिंग द अबव चेंज। उन्हें अबव चेंज जो इम्प्लीमेंट करनी है इसके लिए 7 फैक्टर डिस्कस कर। अब उन 7 फैक्टर्स में कौन कौन से फैक्टर होंगे? पहले तो 3 हार्ड फैक्टर हैं। कौन कौन से जी? स्ट्रेटेजी है, स्ट्रक्चर है और सिस्टम है, कि इन्हें स्ट्रेटेजी बनानी है, स्ट्रक्चर बनाना है और सिस्टम बनाना है। कि आपने नए HR डिपार्टमेंट के लिए पूरा प्लान लिखो, पूरा टारगेट करो, फिर उसके लिए पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है, हु इज़ अ हेडिंग, हाउ दे रन इट, और फिर उसके लिए एक पूरा सिस्टम, प्रोसीजर, सीक्वेंस बनाओ। फिर 4 उसके सॉफ्ट फैक्टर लिखो। क्या? स्टाफ कौन सा होगा, कितने लोग रखोगे, उनके पास स्किल्स कौन सी होंगी, और
उनका स्टाइल कैसा होगा और वो शेयर्ड वैल्यूज़ क्या करेंगे। ठीक है जी, तो दिस इज़ व्हाट वी दे डू। जी, कोई मुश्किल सवाल तो नहीं है बच्चों, कर लेंगे। जी, अब बात क्या है इसमें, करना क्या है, लिखना वही है, सिर्फ हर एक लाइन के अंदर एस एल का तड़का लगा देना है। हर एक लाइन के अंदर एक एस एल का तड़का लगा देना है, बाकी सारी बात वही है। रिलेट कर देना सिनेरियो से। अब सवाल ये है कि सिनेरियो से रिलेट कैसे करते हैं किसी चीज़ को, ये आर्ट आज आपको समझाते हैं। अच्छा देखिए, किसी भी चीज़ को सिनेरियो से रिलेट करने का तरीकाकार क्या होता है कि हम जो चीज़ लिख रहे होते हैं हमारे जहन में वही चीज़ होती है, लिखनी हमने वही होती है। स्टूडेंट थोड़ी सी भी गलती करेगा तो वो चीज़ जो है वो ऐसे लगेगी जैसे इसने कि कोई रट्टा लगा लिया है और चीज़ को वैसे ही बयान कर दिया। मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ कीजिए कि मुझे एक पेपर में लिखनी पड़ गई मैनेजर की डेफिनेशन। फ़र्ज़ कीजिए इसी केस के अंदर एक मैनेजर का जिक्र होता कि लेट सपोज हम कहते कि उन्होंने मिस्टर अमजद को हायर किया है और मिस्टर अमजद जो है वो इस एचआर डिपार्टमेंट को इन हाउस जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, फंक्शन है, उसको चलाएंगे और उन्होंने एज अ मैनेजर हायर किया है। तो मेरा दिल चाहा कि मैं मैनेजर की डेफिनेशन लिख दूं। मिसाल समझ रहे हैं मेरी, कि उन्होंने इस डिपार्टमेंट को चलाने के लिए मिस्टर अमजद को हायर कर लिया है कि वो एचआर फंक्शन चलाएंगे। मैं मैनेजर की डेफिनेशन लिख रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ, द मैनेजर इज अ पर्सन responsible for his unit's success to achieve organizational goals। मैंने ये लिख दी, ए मैनेजर, द मैनेजर इज अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज यूनिट्स सक्सेस टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। एग्जामिनर पढ़ेगा और सिंपली काट देगा। अब इसी को मैं लिखता हूं इस केस की लाइट में और वही लिखता हूं, देखिए कैसे बदलेगी चीज़। क्या करूंगा कि मैनेजर की जगह आई विल राइट डाउन मिस्टर अमजद, द नेम ऑफ द मैनेजर। नेम कभी नहीं लिखना, डेजिग्नेशन कभी नहीं लिखना चाहिए अगर बंदे का करेक्टर या नेम मौजूद हो। तो मिस्टर अमजद आ गया मैनेजर की जगह पे, यूनिट की जगह आ गया एच, यूनिट की जगह आ गया ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन, और ऑर्गेनाइजेशन की जगह आ गया शयान, लेट मी सी द स्पेलिंग्स, शयान लिमिटेड। अब देखिए राइटिंग में क्या फ़र्क आया। मिस्टर अमजद इज़ अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन सक्सेस टू अचीव शयान लिमिटेड गोल्स। ठीक है, मिस्टर अमजद इज़ अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन सक्सेस टू अचीव शयान लिमिटेड गोल्स। अब ये बन गया क्या जी, इट्स गॉट्स एन अप्लाइड लुक। ठीक है जी, यही काम आपने करना है। आपने लिखना है कि जी एस एल शुड सेट्स गोल्स ऑब्जेक्टिव एंड दिस। ठीक है जी, एस एल शुड असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइंस एंड कोऑर्डिनेशन। एस एल शुड शेयरिंग ऑफ नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड एंड फंक्शंस, पर्पस ऑफ एस एल। ठीक है जी, लीडरशिप स्टाइल एंड कल्चर, then capabilities competence of staff, and then you see
यू कैन से नंबर ऑफ पीपल टू पॉइंट फॉर ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन। ये देखिए उन्होंने डिपार्टमेंट नहीं लिखा, उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन लिखा है। तो ये इसके सॉफ्ट फैक्टर्स हो गए, ये इसके हार्ड फैक्टर्स हो गए, और हर जगह उन्होंने ये देखिए ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन, ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन स्टाफ, ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन, ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन। तो जो एग्जामिनर ने लिखा हर जगह ह्यूमन रिसोर्स डाल दिया। मुझे बताइए नई बात इसके अंदर कौन सी है? गोल्स एंड स्ट्रेटेजीज, यहाँ पे लिखा है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव आपने थ्योरी में पढ़ा है, ये पढ़ा है, यू सी ये रहा गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। कोई नई बात तो नहीं है, वही गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव है। उन्हीं गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को किससे रिलेट कर दिया? शान से कर दिया। वही असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लाइन एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप है, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेट कर दिया। वही स्पेसिफिक प्रोसीजर और प्रोसीजर एंड सिस्टम है, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेट कर दिया। तो हर एक कॉन्सेप्ट एज इट इज़ ही लिखा हुआ है। फ़र्क क्या पड़ गया? ही इज़ राइट डाउन विद द रेफरेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन एंड शान लिमिटेड। क्लियर होगी जी बात? क्लियर है तो जी लिख कर एंटर कर दीजिए कि ये बात समझ आ गई कि वही बात लिखनी होती है, सिर्फ उसको केस से रिलेट करना होता है। ठीक है जी। अच्छा, तो आज थोड़ा लिखने की भी प्रैक्टिस होगी। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट वर्क इज़ डन, वर्क इज़ ऑलमोस्ट डन। बस दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि जो हमारे दोस्त हैं, एक उनको बताना है कि हमने ए ग्रिड पढ़ाया ही नहीं। पहला ग्रिड जो चैप्टर 1 और 2 का है, चैप्टर 1 और 2 का है, वो हमने अभी पढ़ाया ही नहीं। हमने शुरू किया था बी ग्रिड में, उसमें चैप्टर 3 और 5 पहले किया था। आज चैप्टर 4 मुकम्मल किया है, तो ग्रिड बी सिर्फ हमने डन किया है। और इसके लिए जो जितनी भी वीडियोस हैं मेरी, डेट्स आर अवेलेबल ऑन द माय यूट्यूब चैनल, और वो जो है वो आपको मैं लिस्ट किसी दिन बना दूंगा कि कौन सी वीडियो पहले देखें, कौन सी बाद में देखें। तो यू कैन गो थ्रू द फुल सेक्शन। लेकिन अगर आप कहें कि पहले वो करके आगे शुरू करेंगे तो फिर तो कभी भी आप हमारे साथ नहीं चल सकेंगे। फ़िलहाल मैं ये कहूँगा उसको आप छोड़ दें। वो वीडियो की लिस्ट मैं आपको दे दूँगा जब कोर्स कंप्लीशन के करीब होगा, तब देख लीजिएगा अगर आपको समझ आ रही। नहीं आ रही, करना चाहते हैं, फिर आपको मैं लिस्ट दे देता हूँ, आप कर लीजिए। अच्छा दूसरी चीज़, उसमें चंद एक वीडियो मिसिंग है, जब मैं एक आध बार रिकॉर्डिंग का बटन दबाना भूल गए थे 2 दफ़ा। अच्छा, बाकी जो चीज़ें हैं वो क्या है कि अब हम जब शुरू कर रहे हैं सी सेक्शन, तो सी सेक्शन से बिहेवियर स्टडी शुरू हो रहा है। बिहेवियर स्टडी का कुछ हद तक बेस जितना है आपके प्रीवियस बिजनेस मैनेजमेंट पे, उतना को आपने भी पढ़ लिया है। तो कल से हम सी सेक्शन का चैप्टर नंबर 6 शुरू कर रहे हैं, फिर 7 करेंगे। तो अब तो वैसे ही बिहेवियर स्टडीज़ है। बाज़ तो टीचर ऐसा करते हैं, बल्कि मैं भी करता रहा हूँ, कि मैनेजमेंट स्टडी शुरू ही नहीं किया, पहले बिहेवियर स्टडी करा दिया। ठीक है, तो बगैर पढ़े भी बिहेवियर स्टडी में पढ़ा देता हूँ। तो लिहाजा उसकी भी आपको ज़रूरत नहीं है, आप सी सेक्शन में ऐसे ही आ जाएं जैसे नया स्टूडेंट आता है, तो उसको हम कर लेते हैं। फिर जब वो कर लेंगे, आप एंड पे पहुँचे, ज़रा थोड़ा सा आपको स्ट्रीमलाइन भी हो जाए आपकी चीज़ें, तो ईद उल अज़हा की छुट्टियों में मैं आपको लिस्ट ऑफ वीडियोस दे दूंगा, फिर आप बी सेक्शन कवर कर लीजिएगा। ठीक है जी। तो अब हम पहले सी करते हैं और फिर डी करते हैं। सी और डी के बाद फिर मैं आऊँगा सेक्शन ए पे, आखिर में जाके हम करेंगे MIS का सेक्शन। तो इस तरह हम आगे लेके चलेंगे आपको। होप कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर लेक्चर को आप रैंक करें 1 से लेके 100% तक, तो आज की आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है? जी ठीक हो गया बच्चों। हाँ मुआज, वो तो मेरे पास था यार, सॉरी, वो तो मेरे पास था, आई वॉज हैविंग, तो वो मुझे करना था, मुझे लगा मैंने करा दिया है, तो वो तो स्पिक हो गया। चले, तो कल फिर इसको पहले डिस्कस करके 7 मिनट्स वी हैव, ज़्यादा लंबी बात नहीं है, करके जाते हैं ताकि कल हम नया सेक्शन शुरू कर सकें। तो शुरू कर दें यार, करके जाते हैं, फिर वाइंड अप करेंगे। ठीक है, क्योंकि कल फिर हम नया सेक्शन शुरू करें का, ये छोटी सी बात है, कोई इतनी बात नहीं है, कि जेमिनी ये कहता है कि अगर हमने ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लानी है, तो ये चेंज के मतलब कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कहता, ये तमाम पॉइंट्स को इकट्ठा कर देता है। वो कहता है कि 4 काम करेंगे तो चेंज आएगी। एक चीज़ है रीफ्रेम।
रीफ्रेम को जब ये कहता है तो ये ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल पे पहुंच जाता है। रीफ्रेम का मतलब है ख्वाब ही दोबारा देखो, यानी अपना विजन ही दोबारा लिखो। विजन जाहिर है ख्वाब से बनता है, ड्रीम से बनता है, तो वो कहता है ड्रीम ही दोबारा देखो, यानी गो एंड सी योर विजन अगेन एंड देन राइट डाउन योर मिशन अगेन। अपना विजन भी दोबारा लिखो, मिशन भी दोबारा लिखो। तो जब विजन और मिशन दोबारा से लिखा जाएगा तो ऑब्जेक्टिव भी दोबारा लिखे जाएंगे, ठीक है। जब ऑब्जेक्टिव दोबारा लिखे जाएंगे तो ऑब्वियसली स्ट्रेटेजिक प्लानिंग या प्लान भी दोबारा से किया जाएगा। तो वो ये कहता है कि अपना विजन दोबारा डिज़ाइन करो, अपना मिशन दोबारा डिज़ाइन करो, अपने ऑब्जेक्टिव और प्लान को दोबारा डिज़ाइन करो, और आइंदा के लिए अपने सिस्टम में मेजरमेंट सिस्टम टू मेजर परफॉर्मेंस ज़रूर रखें कि एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करें कि विजन तो पहले भी आपने रखा था, ऑब्जेक्टिव तो पहले भी रखे थे, लेकिन वो अचीव नहीं हुए। पहले वाले में और अब वाले में फ़र्क ये होना चाहिए कि अब भी विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव लिखे जाएं, लेकिन इस दफ़ा एक मेजरमेंट सिस्टम रखें, ये एक यार्ड स्टिक रखें कि जब भी आप अपने मिशन से हटें आपको फ़ौरन रिपोर्ट आ जाए कि जनाब आप अपने मिशन से हट गए, वापस आ जाइए। अब जब आप ये कर लेंगे तो आपको दोबारा से अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दोबारा बनेगा और फिर आपको पूरे का पूरा इकोनॉमिक मॉडल और रिसोर्सेज की एलोकेशन दोबारा से करनी पड़ेगी। वो तो पहले भी की थी। इस दफ़ा में और पहले वाले में फ़र्क ये करना है कि इस दफ़ा आपने कॉस्ट एंड बेनिफिट बेस करना है कि कॉस्ट कम हो और बेनिफिट ज़्यादा हो। तो ये आप रीस्ट्रक्चर करेंगे। तो पहले विजन और मिशन रीफ्रेम हो गया बट विद ए कंट्रोल सिस्टम, और अब जो स्ट्रक्चर बनाना है ऑर्गेनाइजेशन का, सिस्टम बनाना है, प्रोसीजर बनाना है, ठीक है जी, सॉरी सिस्टम बनाना है, तो उसके लिए आपने कॉस्ट एंड बेनिफिट का ख्याल रखना है। उसके बाद रीडिज़ाइन करना है अपने प्रोसेस को। वो तो पहले आपने डिज़ाइन किया था, लेकिन इस दफ़ा जो आपने करना है वो करना है जो क्रिएट वैल्यू, यानी उसका कोई भी स्टेप जो है वो वैल्यू क्रिएट करे। बेशक आप कॉस्ट अकाउंटेंट बन जाएं, कॉस्ट अकाउंटेंट बन के आप मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट लगाएं, आप कोई ऐसा कॉन्सेप्ट लगाएं जिससे कॉस्ट कम और बेनिफिट ज़्यादा हो। लेकिन इन तमाम कामों के बावजूद जिस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो होगी कुछ रीवाइटलाइज करने की। रीवाइटलाइज करने का मतलब ये है कि आपको फिर सोचना होगा कि कुछ नए प्रोडक्ट्स ऐसे हो जाएं, कुछ न्यू मार्केट्स ऐसी हो जाएं जहां पर आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने आप को कामयाबी के साथ ऊपर ला सकें और चेंजेस को इम्प्लीमेंट कर सकें। सो दिस इज़ व्हाट वी से कि कमिटमेंट फॉर फ्यूचर, के फ्यूचर के लिए आपकी जो कमिटमेंट है वो बेटर होनी चाहिए। तो चार बातें, पहले विजन को देखो, मिशन को देखो, अपग्रेड करो कंट्रोल सिस्टम के साथ, फिर रीस्ट्रक्चर बनाओ, अपना ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ही दोबारा बनाओ, लेकिन ऐसा बनाओ जो इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट करता हो, कॉस्ट कम और बेनिफिट ज़्यादा देता हो, और फिर प्रोसेस भी ऐसा डिज़ाइन करो जिसमें हर एक्टिविटी वैल्यू जनरेट करती हो, कोई भी एक्टिविटी ऐसी ना हो जो वैल्यू जनरेट नहीं करती। और आखिरी चीज़ ये है कि रीवाइटलाइज करो कि फ्यूचर के हवाले से नया प्रोडक्ट या नई मार्केट ढूंढो ताकि एक चेंज का इम्प्लीमेंट किया जा सके। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो पूरी तरह नीचे आ गई हो ना, बिल्कुल नीचे आ गई हो, प्रॉफिट किल हो गया, मार्केट में सफरिंग हो गई, उसके लिए जेमिनाई का मॉडल बड़ा आइडियल है। नया प्रोडक्ट सोचो, नई मार्केट सोचो, नया विजन लेकर आओ, नया स्ट्रक्चर बनाओ और नया प्रोसेस बनाओ, और पहले की निस्बत ज़्यादा अच्छे कंट्रोल लगाओ और वैल्यू जनरेट करो। तो ये बच्चों इसका मैसेज है। आई डोंट थिंक सो फार कि ये कोई ऐसा मामला है जिसको पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा कोई वेटेज दे दिया जाएगा, लेकिन फिर भी हम इसको कर लेते हैं। मैं इसका केस स्टडी खुद से बना सकता हूँ, मुझे अंदाज़ा है कि एग्जामिनर शायद इससे अवॉइड करेगा। एनीवे, तो यहाँ पे आज का लेक्चर वाइंड अप कर देते हैं। कल से इंशाल्लाह हम शुरू कर देंगे बिहेवियर स्टडीज़। सो सी यू इंशाल्लाह टुमारो। थैंक यू वेरी वेरी मच। मेरा हाल है मैंने स्लाइड सारी भेज दी थी, अगर नहीं भेजी तो मुझे बता दीजिए, आज मैं दोबारा सेंड कर देता हूँ। ठीक है, भेजी थी स्लाइड्स के नहीं भेजी थी? अगर नहीं भेजी तो दोबारा सेंड कर देते हैं। तो कल से चैप्टर नंबर 6, और आप जानते हैं बिहेवियर स्टडी, तो आज मैं भेज दूंगा। तो बिहेवियर स्टडी इज़ अ मोस्ट इंटरेस्टिंग सेक्शन ऑफ आवर
कोर्स, हमारे कोर्स में सबसे दिलचस्प सेक्शन ही है कि लोगों को मोटिवेट कैसे करना है, लीड कैसे करना है। तो ये कल से जो एरिया शुरू हो रहा है, उससे इंटरेस्टिंग एरिया पूरी दुनिया में कोई नहीं है। ओके बच्चों, सी यू इंशाल्लाह टुमारो। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर योर नॉइस जॉइनिंग एंड फीडबैक। अल्लाह हाफिज़।